दोस्तों ये बात है 2012 की। एक अमेरिकन MQ-1 ड्रोन ईरानियन एयर स्पेस को वायलेट करते हुए वहां पे घुस चुका था। तब दो ईरानियन Su-25 इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए रवाना होते हैं। उन दोनों ही Su-25 ने बहुत कोशिश किया लेकिन उस ड्रोन को शूट डाउन नहीं कर पाए। इसके बाद 2013 में सेम इंसिडेंट देखने को मिला। फिर से एक अमेरिकन MQ-1 ड्रोन ईरानियन एयर स्पेस के बहुत पास से गुजर रहा था। तो ईरान ने दो F-4 फैंटम्स को डिप्लॉय कर दिए उसको उड़ाने के लिए। लेकिन इस बार वो ड्रोन अकेला नहीं था। दो F-22 रैप्टर उस ड्रोन को एस्कॉर्ट कर रहे थे। जब वो दो F-4 फैंटम्स उस ड्रोन को उड़ाने के लिए टारगेट पोजीशन में गए, तभी एक रैप्टर ने F-4 फैंटम्स के नीचे फ्लाई करते हुए उनका वेपन्स लोड चेक किया। और इसके बाद रैप्टर F-4 के लेफ्ट विंग के पास आया और रेडियो साइलेंस ब्रेक करते हुए उन्हें बताया कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। दोस्तों इस पूरे टाइम ग्राउंड कंट्रोल और F-4 पायलट्स को पता ही नहीं चला F-22 के प्रेजेंस का। आपने लॉकहीड मार्टिन का नाम तो सुना ही होगा। ये अमेरिकन कंपनी दुनिया के कुछ डेडलीस्ट टेक्नोलॉजीज को बनाता है। इनके प्रोडक्ट्स दुनिया के ऑलमोस्ट सभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज होते हैं। लेकिन एक फाइटर जेट ऐसा है जो कि बना है अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजी और डेडली प्रिसीजन के कॉम्बिनेशन के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे डेडलीस्ट फाइटर जेट F-22 रैप्टर के बारे में। एंड ये भी जानेंगे कि यूएसए ने क्यों इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया। ऑल्दो ये प्रोड्यूस हुआ था 2005 से लेके 2011 के बीच में, लेकिन इसने अपने आप को साबित किया एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ। स्टेल्थ, स्पीड, एजिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ साथ लीथल लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन्स, जो इसको वर्ल्ड का सबसे डोमिनेंट फाइटर जेट बनाता है। दोस्तों ये फाइटर जेट सक्सेसर है F-15 ईगल का। वो भी एक माइटी एयरक्राफ्ट है जिसने आज तक एक भी डॉग फाइट नहीं हारा। 1980s के दशक में जब सोवियत के साथ यूएसए आर्म्स रेस में लगा हुआ था, तब यूएसए ने एडवांस टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम की शुरुआत की। दो टीम प्रोटोटाइप स्टेज तक पहुंच चुके थे और उन्होंने प्रोड्यूस किया था YF-22 एंड YF-23। इसमें से YF-22 ने कंपटीशन जीता और 1997 में प्रोडक्शन के लिए तैयार हुआ। रैप्टर फर्स्ट सर्विस में ज्वाइन हुआ 2005 में और फाइटिंग एक्सरसाइजेज में डोमिनेट करने लगा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। सभी न्यू एयरक्राफ्ट ही कॉस्ट इंक्रीमेंट और डिले से जूझते हैं, जो रैप्टर को भी फेस करनी पड़ी। और तब तो यूएसए 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में लगा हुआ था एंड यूएसए मुकाबला कर रहा था उन लोगों से जिनके पास ना कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम्स है। तो एक तरह से इनकी ज़रूरत कम हो गई। इसको हम ओवरकिल भी कह सकते हैं। दिसंबर 2011 में 195th एंड फाइनल F-22 एयरक्राफ्ट को बनाया गया। ये शॉर्ट लिव्ड प्रोजेक्ट था लेकिन इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे बहुत था। दोस्तों इस प्लेन की मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 से भी ज़्यादा है, यानी साउंड की स्पीड से दुगना, और ये काफ़ी लीथल वेपन्स कैरी कर सकता है। रैप्टर पोजेस करता है एक सफिस्टिकेटेड सेंसर सूट जो पायलट को अलाउ करता है ट्रैक, आइडेंटिफाई, शूट एंड किल एयर टू एयर थ्रेट को विदाउट बीइंग डिटेक्टेड फर्स्ट। और ज्यादातर एयर टू एयर कॉम्बैट में जो पहले मिसाइल छोड़ता है उसकी जीत होती है, अनलेस कोई टॉप गन मावेरिक के जैसा पैतरा निकाल ले। एडवांस्ड कॉकपिट डिजाइन एंड सेंसर फ्यूजन ये पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करता है। कॉकपिट में नाइट विजन गॉगल्स लगे हुए हैं। इसकी स्लीक एरोडायनामिक डिजाइन और पावरफुल इंजन्स इसको इन्हेंस करता है सुपर क्रूज करने में, यानी आफ्टर बर्नर्स को यूज ना किए बगैर हाई स्पीड को अचीव करता है। दूसरे कंट्रीज इसकी एबिलिटी को मैच ना कर पाए, इसीलिए यूएसए ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसकी सेल्स को आउटसाइड ऑफ यूएसए। दोस्तों इसकी ह्यूज कॉस्ट एक सोर्स है इसको क्रिटिसाइज करने का। इसकी सिंगल यूनिट की कॉस्ट पड़ती है अराउंड 150 मिलियन US डॉलर्स। टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट में पब्लिश किया, उनके अकॉर्डिंग 1 आवर ऑफ फ्लाइट F-22 की ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ती है 68,000 US डॉलर्स। ऐसा बताया जाता है इसकी टोटल लाइफ कॉस्ट है अराउंड 334 मिलियन US डॉलर्स फॉर जस्ट वन F-22 रैप्टर। 2014 में F-22 फ्लीट को 40 घंटे की मेंटेनेंस लगी थी पर फ्लाइट। एंड ऐसा नोटिस किया जा रहा है जितना ये एयरक्राफ्ट ओल्ड हो रहा है उतना ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, विच इज़ नॉर्मल। तो सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन है,
अभी हेल्थ केयर, एडुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा लगाए कि और F-22 जैसे प्रोजेक्ट को बनाए। एयरफोर्स का भी कहना है कि उन्हें इतना पावरफुल एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं थी फॉर द प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स। इस प्लेन का एक और इशू जो सामने आई वो है पायलट्स ने रिपोर्ट किया सिम्टम्स ऑफ ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, कॉन्फ्यूजन, स्लगिशनेस, कुछ बार तो ब्लैकआउट्स भी हो गए थे, यानी कॉन्शियसनेस खो देना। और एक एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए कॉन्शियसनेस खो देने का मतलब आप समझ ही सकते हो। दोस्तों जी लॉक के साथ इसको कंफ्यूज मत कर देना। इन ब्लैकआउट्स का मेन रीजन था ऑक्सीजन का डिप्रिवेशन एंड ऐसे और भी हादसे रिपोर्ट किए गए, 24 से भी ज्यादा। एक बार तो एक पायलट की हालत ऐसी हो गई थी कि उसने ऑलमोस्ट क्रैश ही कर लिया था। 2012 में दो पायलट्स ने CBS न्यूज को बताया कि वो डरे हुए हैं इस प्लेन को उड़ाने में। इसमें मेन ऑक्सीजन इशू ही था जो कि बताया जाता है 2012 के बाद ठीक कर लिया गया। 2014 में इसने फर्स्ट कॉम्बैट मिशंस पे पार्टिसिपेट किया इन सीरिया। दोस्तों सीरियन टारगेट्स में इसने अराउंड 1000 GPS गाइडेड बॉम्ब्स को गिराया। इसके बाद ईरानियन, रशियन एयरक्राफ्ट्स को कर्दिश फोर्सेस से दूर रखने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया गया। एंड इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। दोस्तों 2005 से लेके अभी तक वर्ल्ड की सबसे डोमिनेंट फाइटर एयरक्राफ्ट्स की लिस्ट का नंबर 1 पोजीशन इसने अभी भी बना के रखा है। दोस्तों ये थी कहानी वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड एंड डेडली फाइटर एयरक्राफ्ट की। इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू इन्फॉर्मेशन डायरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।